नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज की क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण एक सूत्र को समझेंगे। प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि जन्म कुंडली में 6, 8 और 12 ये जो तीन भाव है, यह दुख का भाव है, अशुभ भाव है। तो इस भाव से संबंधित आज मैं एक बहुत ही खास सूत्र आपको बताने जा रहा हूँ। आप इस सूत्र को नोट कर लीजिए और यह सूत्र मात्र नहीं बताएंगे, इस सूत्र को यहाँ घटाकर भी दिखाएंगे और इसका फल किस प्रकार से अशुभ होता है हमारे जीवन में, इसको भी विस्तार से बताऊंगा, ताकि आपको इस सूत्र के संदर्भ में किसी भी प्रकार का किंतु परंतु न रह जाए। प्रिय दर्शकों, आप सभी समझते हैं कि जन्म कुंडली में किसी भी भाव का अधिपति ग्रह यदि 6वें, 8वें या 12वें में जाकर बैठ जाए तो उस भाव का फल खराब हो जाता है। उस भाव के प्रभाव को यह कम करता है। या किसी भी भाव में 6वें, 8वें या 12वें के अधिपति आकर बैठ जाएं तो भी उस भाव का प्रभाव खराब हो जाता है। जैसे कि चौथे भाव का अधिपति यदि 6वें भाव में आकर बैठ जाए तो चौथे भाव का प्रभाव खराब हो जाएगा। इसी प्रकार 6वें भाव का अधिपति यदि जाकर चौथे भाव में बैठ जाए तो भी सुख में कमी आ जाएगी, यानी चौथे भाव का प्रभाव खराब हो जाएगा। अब आप इस सूत्र को प्रत्येक भाव पर किस प्रकार से लागू करेंगे? प्रत्येक भाव पर आपको लागू करना है। ये केवल लग्न से 6वें, 8वें, 12वें की बात नहीं है, यही आज आपको विस्तार से बताने आया हूं। प्रिय दर्शकों, यह जो हम गणना करते हैं ये लग्न से करते हैं, लेकिन यह सूत्र प्रत्येक भाव के हिसाब से लागू होता है। तो ये तो हो गई अशुभ अवस्था। इसकी शुभ अवस्था भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह भी आप नोट कर लीजिए। अपने भाव से केंद्र या त्रिकोण में पड़ा हुआ ग्रह उस भाव के लिए शुभ होता है। जैसे कि अपने भाव से 6वें, 8वें और 12वें भाव में बैठा हुआ ग्रह उस भाव के लिए अशुभ होता है जिस भाव से ये 6वें, 8वें, 12वें में जा रहे हैं। इसी प्रकार अपने भाव से केंद्र या त्रिकोण में बैठा हुआ ग्रह भी उस भाव के लिए शुभ होता है जिस भाव से वह केंद्र या त्रिकोण हो रहा हो। ये दोनों स्थितियां हैं। तो चलिए, केंद्र और त्रिकोण की स्थिति आप समझ जाएंगे जब आप 6, 8, 12 के बारे में समझ जाएंगे। ये स्थिति जब आप समझेंगे तो मुझे स्पष्ट लग रहा है कि यहाँ आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। आप समझ रहे हैं कि केंद्र भाव 1, 4, 7, 10 है और त्रिकोण भाव 5 और 9 है। तो कोई भी ग्रह अपने जिस भाव से 1, 4, 7, 10 में बैठेगा वह उस भाव के लिए शुभ हो जाएगा, या फिर वही ग्रह अपने उस स्थान से त्रिकोण 5 या 9 में बैठेगा तो भी वह उस भाव के लिए शुभ हो जाएगा। लेकिन वही ग्रह अपने स्थान से यदि 6, 8, 12 में बैठ जाता है तो उस भाव के लिए वह अशुभ हो जाता है। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। किसी एक लग्न की कुंडली बना लेते हैं। चलिए, मेष लग्न की ही कुंडली बना लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। प्रिय दर्शकों, मेष लग्न की कुंडली हो गई। आप इस सूत्र को किसी भी लग्न पर घटा सकते हैं। आप बड़ी सरलता से इस सूत्र को समझेंगे। मैं बताने जा रहा हूं वह बात आप समझिए। जैसे कि मैंने कहा 6, 8, 12, ये आप सब भी समझ रहे हैं कि लग्न से 6वां, 8वां, 12वां ये है। इस भाव का प्रभाव अशुभ होता है ये जिस भाव में जाकर बैठे। जैसे मान लीजिए यहाँ बुध बन रहे हैं, अब बुध चौथे भाव में बैठेंगे तो भी चौथे भाव के प्रभाव को खराब कर देंगे। या फिर चतुर्थेश जो चंद्रमा बन रहे हैं ये 6वें में बैठ जाएं या 8वें में बैठ जाएं तो भी इस चौथे भाव का जो फल होगा वह खराब हो जाएगा। तो 6, 8, 12 के प्रभाव को आप समझ गए। लेकिन ये आप लग्न से न गिनिए, आप लग्न से तो गिनते ही हैं, आप इस सूत्र को प्रत्येक भाव से भी गिनिए, केवल लग्न से न गिनिए।
लग्न से तो होता ही है। अब प्रत्येक भाव से ये कैसे घटित होता है यह समझिए। मान लीजिए तीसरे भाव के अधिपति जाकर 10वें भाव में बैठ जाएं, तो जैसा कि छठवां, आठवां, 12वां आप देखते ही समझ गए कि ये बुध यहाँ बैठे हैं, चौथे घर में बैठ जाएं तो ये चौथे भाव के सुख को, जैसे चौथे भाव से सुख का विचार होता है, तो ये सुख में कमी लाएंगे। क्यों? क्योंकि ये छठवें भाव के अधिपति हैं। या चंद्रमा जाकर छठवें भाव में बैठ जाएं, आठवें भाव में बैठ जाएं, तो आप समझ जाएंगे कि ये 6, 8, 12 में बैठे हैं, आठवें भाव में बैठे हैं, दुख भाव में बैठे हैं, तो ये सुख में कमी लाएंगे। लेकिन ये चीज आप यहां थोड़ा गहनता से विचार करेंगे तब समझेंगे, क्योंकि आप तो यहां समझ रहे हैं कि ये तो मित्र का घर हो गया बुध के लिए और दसम भाव है, कर्म भाव है, लेकिन ये तीसरे भाव से आठवां भाव हो जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये तीसरे से आठवां होने के कारण तीसरे भाव के लिए बुध की ये स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि 6, 8 जो 12 का ये भाव है, 3, 6, 8, 12 ये अशुभ भाव है, दुख भाव है, त्रिक भाव है, जिस कारण तीसरे भाव का प्रभाव अच्छा नहीं रहेगा। अब यही बुध यहाँ छठवें भाव के भी अधिपति होते हैं, तो यहाँ का अधिपति यहाँ जाएगा तो निसंदेह दसम भाव के प्रभाव को खराब करेगा। लेकिन यही बुध छठवें भाव के लिए अशुभदायक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये छठवें से पांचवें भाव में बैठा है और पांचवा त्रिकोण का भाव है। तो ये बुध दसम भाव में बैठा बुध छठवें भाव के लिए तो ठीक है, लेकिन तीसरे भाव के लिए अच्छा नहीं है। कारण आप समझ गए होंगे। कारण बस इतना ही है कि ये बुध तीसरे से आठवां पड़ रहा है, आठवें भाव में जाकर बैठा है तीसरे से। वैसे तो ये कुंडली का 10वां भाव है, आठवें में बैठा है तीसरे से, इस कारण तीसरे भाव को खराब करेगा। और यही बुध यहाँ छठवां जो भाव है, क्योंकि इस भाव का अधिपति है बुध, तो यहाँ से ये पांचवा हो रहा है, जिस कारण ये छठवें भाव के प्रभाव को उतना खराब नहीं करेगा। अब एक और उदाहरण आप नोट करिए। जैसे मान लीजिए पंचम भाव का अधिपति कौन बन रहे हैं मेष लग्न में? सूर्य। अब यह सूर्य जाकर दसम भाव में बैठ जाए तो आप कहेंगे कि पंचमेश कर्म क्षेत्र पर बैठा है, बहुत ही उत्तम है, यहाँ सूर्य दिग्बली भी हो जाता है, हालांकि शनि की राशि पर है। यह सब तमाम स्थितियां घटित होंगी, लेकिन यहाँ भी आप इस सूत्र को घटाइए जो आज मैं आपको बता रहा हूँ। यह सूर्य यहाँ पांचवें से जो दसम में जाकर बैठा है, ये अपने से छठवें भाव में जाकर बैठा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जिस कारण पंचम भाव के प्रभाव में यह कमी लाएगा। संतान भाव है तो संतान से छठवां भाव किस चीज का है? रोग, रिपु, ऋण का, रिपु का है, शत्रु का भी है, तो संतान से कहीं ना कहीं वैमनस्यता उत्पन्न करा देगा, टकराव उत्पन्न करा देगा, विच्छेदात्मक स्थितियां बना देगा, मनमुटाव बना देगा। यानी संतान भाव के लिए ये अच्छा स्थिति नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अपने से, अपने इस स्थान से छठवें भाव में जाकर बैठ गया है। इसी प्रकार यहां से सूर्य यहां पर भी बैठ जाएं तो ये अपने से आठवें भाव में होंगे, जिस कारण पंचम भाव का प्रभाव श्रेष्ठ नहीं होगा। अब आप तीसरा उदाहरण देखिए, एक और उदाहरण दे रहा हूं और यह तो सबसे जबरदस्त उदाहरण है। अब आप तीसरे उदाहरण को समझिए, कहिएगा कि ग्रह स्थितियां इतनी जबरदस्त लग रही हैं, लेकिन उसका प्रभाव बिल्कुल विपरीत पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, मेष लग्न की कुंडली हो तो सप्तम भाव के अधिपति बनते हैं शुक्र, और यह शुक्र जाकर 12वें भाव में बैठ जाएं। अब यहाँ शुक्र की स्थिति पर गौर करिए। ज्योतिष शास्त्र में 12वां भाव शुक्र के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है, और साथ ही साथ मीन राशि भी, क्योंकि यहाँ यह शुक्र उच्च के हो जाते हैं। तो उच्च का शुक्र अपने श्रेष्ठ भाव में बैठकर भी दाम्पत्य के लिए ये खराब हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट उदाहरण है। खराब क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अपने स्थान से ये छठवें भाव में हो जाते हैं, जिस कारण दाम्पत्य में अलगाव, मनमुटाव, वैमनस्यता, तलाक, विच्छेदात्मक स्थितियां, कोर्ट कचहरी के मामले तक की नौबत ला देते हैं।
यानी दाम्पत्य जीवन सुखद नहीं रहता है। और कारण एक ही है कि ये शुक्र अपने इस स्थान से छठवें भाव में जाकर बैठते हैं। अब ये 12वां छठवां क्यों होता है, गिनिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 छठवां भाव है, इसलिए। नहीं तो ये लग्न कुंडली का 12वां है, लेकिन 7वें भाव से यह छठवां होता है। और यहाँ शुक्र की इतनी अच्छी स्थिति होने के बावजूद भी मात्र छठवां भाव होने के कारण, सप्तम से छठवां होने के कारण यह सप्तम भाव को खराब कर देती है। इसी प्रकार यदि यह शुक्र आकर छठवें भाव में ही बैठ जाए तो ये स्थिति और भी खराब हो जाती है। कारण कि ये तो सबसे पहले तो लग्न का छठवां हो जाता है, दूसरा शुक्र यहाँ नीच के हो जाते हैं, और तीसरा आज का भी सूत्र यहाँ घटा लीजिए, अपने स्थान से ये 12वें हो जाते हैं। ये लग्न से छठवां है, लेकिन दाम्पत्य जीवन से सप्तम भाव से ये 12वां हो जाता है, जिस कारण यहाँ का शुक्र, मेष लग्न वालों के लिए छठवें भाव का शुक्र दाम्पत्य के लिए बहुत ही खराब हो जाता है। अब यहाँ का शुक्र आप नोट करिए कि दाम्पत्य के लिए तो खराब है, लेकिन धन भाव के लिए उतना खराब नहीं है। हालांकि ये लग्न से छठवां हो रहा है उसलिए, और यहाँ नीच का है इसलिए उतना श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन ये धन भाव के लिए उतना खराब नहीं होगा। या यहाँ बैठा शुक्र धन भाव के लिए उतना खराब नहीं होगा जितना दाम्पत्य जीवन के लिए होगा। कारण क्यों? क्योंकि ये यहाँ से छठवें भाव में हो रहा है, जिस कारण दाम्पत्य जीवन को बहुत खराब करेगा। और धन भाव से ये लाभ भाव में जा रहा है, तो धन में आमदनी भी कराएगा और 12वें भाव में होने के कारण व्यय भी करेगा। धन का बहुत खर्च करने वाला होता है ऐसा जातक, लेकिन आमदनी भी करता है। यहाँ बैठा शुक्र दूसरे भाव के लिए उतना खराब नहीं होता है जितना दाम्पत्य जीवन के लिए होता है। और यहाँ भी यही सूत्र घटित होता है कि ये अपने स्थान से छठवें भाव में जाकर बैठा है। तो आप किसी भी भाव से नोट कर लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ का चंद्रमा, चौथे भाव का अधिपति चंद्रमा यदि यहाँ से अपने स्थान से छठवें, 8वें या 12वें भाव में बैठ जाता है, तो यहाँ से ये भाग्य भाव में बैठेगा। इसके बावजूद भी ये सुख भाव में कमी लाएगा। 8वें भाव में बैठेगा, लाभ भाव में बैठेगा, बावजूद इसके सुख में कमी लाएगा। यहाँ से ये 12वें में बैठेगा तो भी ये सुख में कमी लाएगा। और इसी प्रकार यदि किसी भी भाव का अधिपति अपने से केंद्र भाव या त्रिकोण भाव में बैठे तो उस भाव के लिए ये अच्छा हो जाता है। इसका सबसे प्रबल उदाहरण है लग्नेश यदि 5वें में या 9वें में बैठ जाए, तो लग्नेश त्रिकोण में बैठेंगे तो ये सबसे श्रेष्ठ योग हो जाता है। जैसे मंगल आकर यहाँ पर बैठ जाए, मंगल यहाँ पर बैठ जाए, तो आप समझ रहे हैं कि ये कितना श्रेष्ठ राजयोग हो जाता है। तो कोई भी ग्रह अपने से केंद्र या त्रिकोण में बैठेगा, यहाँ का मंगल यहाँ पर भी बैठ जाए, जबरदस्त प्रभाव देंगे। तो कोई भी ग्रह अपने से केंद्र या त्रिकोण में बैठता है अपने राशि से, जिस राशि से वो हो। जैसे मान लीजिए मंगल यहाँ बैठे हैं तो मंगल इसके लिए ज्यादा बढ़िया हो जाएंगे, अष्टम भाव के लिए उतना बढ़िया नहीं होंगे क्योंकि यहाँ से द्वितीय हो रहे हैं। हालांकि ज्यादा खराब की स्थिति बिल्कुल नहीं है क्योंकि द्वितीय भाव उतना अशुभ नहीं है जितना 6, 8, 12 है। लेकिन अगर इन दोनों में आप तुलना करेंगे, इन दोनों में आप फल का अंतर निकालेंगे तो आपको स्पष्ट यह समझ में आएगा और आपको स्पष्ट कहना चाहिए कि यहाँ बैठा मंगल लग्न के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये यहाँ से नवम हो रहा है, त्रिकोण भाव में हो रहा है, लेकिन अष्टम भाव से त्रिकोण नहीं है, जिस कारण यह मंगल लग्न को बहुत ही श्रेष्ठ रिजल्ट देगा। अष्टम भाव का प्रभाव लग्न से कम देगा, लेकिन देगा शुभ ही। इसी प्रकार आप समझ लीजिए केंद्र में भी बैठे तो ऐसा ही प्रभाव आएगा, अपने से केंद्र में बैठ जाए, त्रिकोण में बैठ जाए तो अच्छा, और अपने से 6, 8, 12 में बैठे तो बहुत ही खराब होगा। अब यहाँ केंद्र और त्रिकोण में आप थोड़ा नीच अवस्था जरूर देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए मंगल यहाँ का लग्नेश होकर यहाँ बैठ जाए तो ये केंद्र का तो भाव हो गया,
लेकिन यह नीच राशि में होगा, जिस कारण उतना श्रेष्ठ प्रभाव नहीं देगा। तो आपको अच्छा में भी अगर ग्रह स्थितियां कुछ खराब जा रही हैं, तो कुछ अच्छाई कम कर लेना है, और अशुभ अवस्था में यदि ज़्यादा ही अशुभ हो जाए, तो आप अशुभता आपको बढ़ा लेना है। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ सप्तम भाव का अधिपति यदि षष्ठ भाव में बैठ जाए, तो यहाँ 3 तरह से अशुभता आ रहा है। लग्न से छठवा है, शुक्र यहाँ नीच राशि में है, और सप्तम से ये 12वां हो जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अशुभता आप चरम पे समझ लेंगे। और यहाँ आपको शुभता दिख रही है कि ये तो केंद्र का भाव है, लेकिन यहाँ मंगल नीच राशि में हो रहे हैं, तो थोड़ी शुभता में भी कमी आप नोट करके चलेंगे। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज का क्लास आपके समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।